आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। इसके पहले की बात शुरू हो, एक वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 9 साल पुराना वीडियो है जिसमें तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति को एक कुत्ता गिफ्ट करते हैं, पपी गिफ्ट करते हैं। और जिस तरीके से तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति उस कुत्ते को उठाते हैं वो, और उसके कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स बाद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस पपी को जिस तरह उठाते हैं, उसके साथ जिस तरह पेश आते हैं, इन दोनों व्यवहारों में बड़ा फासला रहता है। और मुझे लगता है कि वो वीडियो जब आया वो तब से ही एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है, और तब से लेकर आज तक, यानी बीते एक दशक में, बीते 10 सालों में, वो वीडियो हमेशा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे सामने ज़रूर आता है। किस तरह आता है कि उसे एक राजनेता, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता, एक वैश्विक नेता का मानवीय पहलू दिखाते हुए उस वीडियो को पेश किया जाता है कि एक ग्लोबल लीडर का ह्यूमन एंगल, एक ग्लोबल लीडर का जो मानवीय पक्ष है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, उस वीडियो का हवाला देकर व्लादिमीर पुतिन के लिए कहा जाता है। तो ये तो एक विश्व का नेता या एक वैश्विक नेता का जो जानवरों के प्रति व्यवहार है वो उसकी बात हो गई। अब हाल ही में एक और वीडियो आता है, और वो तो उतना वायरल नहीं हुआ, कि वेलकम सेरेमनी थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत में। वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाथ मिलाने जा ही रहे थे। उनकी गाड़ी खुलती है, वो बाहर आते हैं, और इसके पहले कि वो राष्ट्रपति मुर्मू से हाथ मिलाएं, उनके सामने उनका गार्ड रहता है राष्ट्रपति का। वो पुतिन को सैल्यूट करता है और पुतिन पहले उससे हाथ मिलाते हैं। उसके बाद अभिवादन स्वीकार करते हैं, द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। इस तरह के और भी कई वीडियोस हैं जब रशियन प्रेसिडेंट किसी और से नहीं, किसी नेता से पहले उसके गार्ड से, उसके बॉडीगार्ड से, उसके सिक्योरिटी गार्ड से, उसके सुरक्षा बल से पहले हाथ मिलाते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज या ये एक्शन, ये कदम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मानवीय पहलू दिखाता है कि वो सिर्फ नेता नहीं। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी एक वीडियो वायरल हुआ हमारे देश में, जिसमें एक मंच पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विराजमान थे, और एक संभवतः एनएसजी का गार्ड या स्पेशल फोर्सेस का कोई सुरक्षाकर्मी गिरता है, और कोई नेता मंच से उठने का प्रयास नहीं करता, या कोई नेता इस तरफ ध्यान नहीं देता कि उनका एक सुरक्षाकर्मी गश खाकर गिर गया। तो ये एक बात है। मुझे लगता है कि ये 2-3 घटनाएं या ये 2-3 घटनाक्रम पुतिन का एक बेसिक नेचर, पुतिन का एक मूलभूत स्वभाव बताने के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद जिस चीज़ की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा है, पुतिन का भारत दौरा। एक ऐसा दौरा जिसके बाद जो भारत और रूस के बीच के रिश्ते को एक नए तरीके से परिभाषित करेगा, जो भारत और रूस का जो साझा प्रभाव है दुनिया पर, उसकी कहानी नए सिरे से लिखेगा। तो 4 दिसंबर 2025 को रात के समय व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड करता है। जैसा कि एक हम पिछले काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त पुतिन, ये एक टैगलाइन काफ़ी चर्चा में रहती है। तो उस दोस्ती के मद्देनज़र पीएम मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने, वेलकम करने जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका एक डांस के ज़रिए उनका स्वागत होता है, परंपरागत नृत्य के ज़रिए। उसके बाद एक ऐसी गाड़ी में बैठकर जाते हैं जो हमारे देश में सांसदों और विधायकों की गाड़ी है भी, बशर्ते भले कुछ समय बाद न रह जाए, टोयोटा की फॉर्च्यूनर। एक ऐसी गाड़ी
जो जनप्रतिनिधियों की गाड़ी मानी जाती है। लेकिन अब और इस पूरे दौरे के कुछ एलिमेंट्स, कुछ की एलिमेंट्स भी रहे, और जिसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इसी बात से होनी चाहिए कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर ही क्यों, मर्सिडीज़ या लैंड रोवर जैसी कोई यूरोपियन ब्रांड से वो पीएम मोदी उनको रिसीव कर सकते थे पुतिन को, पर नहीं किया। फोर्ड जैसी किसी यूएस ब्रांड की कार से भी रिसीव कर सकते थे, पर नहीं किया। जापान की टोयोटा ही क्यों? तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में, कूटनीति में हर एक स्टेप, हर एक कदम के मायने हैं, हर एक कदम का प्रभाव है। तो एक बेहतर कूटनीतिक कदम उठाते हुए कोई यूएस कार नहीं, कोई यूरोपियन ब्रांड की कार नहीं, एक जापानीज ब्रांड की कार टोयोटा की फॉर्च्यूनर, उससे पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने गए। उसके बाद एक और बड़े कदम की चर्चा हुई कि पीएम मोदी ने पुतिन को गीता भेंट की। डिप्लोमेटिक स्टेप में भी एक कहानी है। 2011 की बात है, रशिया की एक अदालत ने गीता पर प्रतिबंध, मतलब रशिया की एक अदालत में एक मामला पहुंचा जिसमें ऐसी बात उठने लगी कि गीता पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो हालांकि बाद में उस रशियन कोर्ट ने उस प्रतिबंध पर रोक लगा दी, कहा कि प्रतिबंध नहीं लगेगा गीता पर सब माहौल बना, एक बार के लिए लगा कि रूस में गीता पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। और फिर भारत में भी काफ़ी हल्ला हुआ, काफ़ी शोर हुआ। लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया कि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध कम से कम गीता पर तो नहीं लगना चाहिए। तो लेकिन बाद में प्रतिबंध नहीं लगा, और आलम यह था कि 2011 में भारत सरकार को गीता की सुरक्षा के लिए या गीता की संरक्षा के लिए संसद में एक अध्यादेश तक पेश करना पड़ गया था। तो वही गीता जो रूस में एक दौर में प्रतिबंधित होने वाली थी, उस पर बैन लगने वाला था, वही गीता मोदी जी ने पुतिन को उपहार स्वरूप भेंट की। इसके अलावा भी और कई चीज़ें पुतिन को एज अ गिफ्ट दी गई। असम की ब्लैक टी, पश्चिम बंगाल का एक चाय सेट, महाराष्ट्र का एक हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा, कश्मीर की केसर, इस तरह की कुछ 5-6 चीज़ें मोदी जी ने पुतिन को उपहार स्वरूप भेंट की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में रूस की पश्चिम के देशों से थोड़ी नाराज़गी है, या कह लीजिए कि पश्चिम के देशों की रूस से थोड़ी नाराज़गी है। वजह कोई भी हो, और उसके पहले रशिया यूक्रेन वॉर, तो इस तरह के तमाम कारणों को देखते हुए एक बड़ी सुपर सिक्योरिटी ट्रिक निकाली रशिया की खुफिया एजेंसीज़ ने। उन्होंने क्या किया कि जिस विमान में पुतिन ट्रैवल करते हैं, उस तरह का एक और विमान हमेशा उस विमान के साथ रहता है, जिसे डिकॉय कहा जाता है, एक तरह का डमी। यानी एक विमान है, उस विमान के साथ साथ ठीक उसी तरह का दूसरा विमान भी ट्रैवल करता है, साथ रहता है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस विमान में है, ये सुरक्षा एजेंसीज और पुतिन के अलावा और किसी को नहीं पता रहता। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, सिक्योरिटी, सुपर सिक्योरिटी ट्रिक कहा गया जिसे, कि एक एयरक्राफ्ट का एक डिकॉय एयरक्राफ्ट के साथ रहता है, जिससे दुनिया में किसी के लिए भी ये समझ पाना कि पुतिन किस एयरक्राफ्ट में है, ये लगभग नामुमकिन है। और ऐसा भी है कि कभी उस एक का सिग्नल मिलता है तो दूसरे का नहीं मिलता, और पता करना लगभग असंभव है कि कौन से विमान में पुतिन मौजूद हैं। इसके बाद वो विमान जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं, IL-96-300 PU, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। उसमें 4-5 चीज़ें जो मुझे निजी तौर पर काफ़ी नोटेबल लगी। फुल्ली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, रडार जैमर, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक प्राइवेट प्रेसिडेंशियल सूट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक एयरक्राफ्ट में IL-96 में पुतिन के लिए एक पर्सनल प्रेसिडेंशियल सूट है। उसके अलावा
उन्हीं का ही एक बड़ा बेडरूम है और किचन भी है। इसके अलावा क्योंकि हमने इस तरह के भी वीडियोस देखे हैं जिसमें पुतिन अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी सजग नज़र आते हैं, घुड़सवारी करते हैं, खेलते हैं, तो उनकी फ़िटनेस के मद्देनज़र उस एयरक्राफ्ट में एक वर्कआउट का स्पेस भी है, यानी एक जिम का स्पेस भी डेडिकेटेड है। इसके अलावा भी उस एयरक्राफ्ट में एक प्राइवेट ऑफिस, एक गेस्ट लाउंज, डेडिकेटेड डाइनिंग, किचन एरिया और मेडिकल कंपार्टमेंट भी है। तो इतनी सुविधाओं के साथ IL-96-300 PU आता है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा उसके फीचर्स की बात की जाए तो लगभग 55 मीटर उसकी लंबाई है और लगभग 60 मीटर का उसका विंग स्पैन है, यानी दोनों जो उसके विमान के पंख हैं उनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 60 मीटर के आसपास की है। एक बार में 262 लोगों को लेकर, यानी 262 यात्रियों के साथ ये 11,000 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है IL-96। उसके अलावा 4 टर्बोफैन इंजन्स हैं और एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड भी है, यानी अगर कभी इस तरह की नौबत आती है या ख़तरा महसूस होता है तो पुतिन हवा में रहते हुए न्यूक्लियर अटैक का कमांड दे सकते हैं। इसके बाद वो कार जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं, और मुझे लगता है कि चाहे एससीओ समिट रहा हो 2025 में चाइना में हुआ, वो जब वो तस्वीर वायरल हुई, वो वीडियो वायरल हुआ, वो तस्वीर ही वायरल हुई जिसमें पीएम मोदी और पुतिन साथ में एक कार में बैठे नज़र आए, पुतिन की कार में बैठे नज़र आए, जिससे बाद में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ऐसी खबरें आईं, मीडिया रिपोर्ट्स आईं कि ऐसा लगा कि मोदी जी पर ख़तरा है, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी उन्हीं की कार में बैठकर दोनों के बीच बातचीत हुई। औरस सीनेट उस गाड़ी का नाम है, लगभग 7 मीटर लंबी है और कई टन भारी है। अब ऐसी गाड़ी जो ग्रेनेड प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, ब्लास्ट प्रूफ है और उसके टायर तक बुलेट प्रूफ हैं, तो ऐसी गाड़ी का कई टन भारी होना बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है। V8 इंजन है, 600 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकती है वो गाड़ी, और लगभग 7 से 9 सेकंड की देरी में वो 1 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखती है। ये सुनने में बड़ा सामान्य लगता होगा स्पोर्ट्स कार्स के कंपैरिजन में, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब एक गाड़ी कई टन भारी है और फिर वो 7 से 9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर वही बात कि एससीओ समिट में जिस तरह इसी गाड़ी में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पीएम मोदी नज़र आए, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। अब इस पूरे विमर्श का, पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत का पक्ष। तो अब ये बात लगभग सभी जान चुके हैं कि ये जो पुतिन का दौरा था साल के अंत में, भारत दौरा, वो पूरी दुनिया के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। भारत के लिए तो स्वाभाविक तौर पर होगा। भारत एक ऐसे देश के तौर पर सामने आया दुनिया के, जो किसी के सामने झुकता नहीं, और मुझे लगता है कि पूरे टैरिफ प्रकरण में ये बात बार बार सिद्ध हुई कि भारत ने एक भी बार ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि पुतिन का भारत दौरा सफल और संभव हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही कि भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर कर आया जो किसी भी तरह के दबाव, किसी भी तरह के आंतरिक या बाहरी दबाव के चलते किसी देश के सामने, किसी संस्था के सामने झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी परिस्थितियों के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। और इस अभी पुतिन दौरे के बाद जो एक पुतिन का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका हमसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। भारत के पास तमाम अधिकार है, भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो हमसे कच्चा तेल खरीदे, और अगर अमेरिका खरीदता है तो भारत भी खरीद सकता है। और जैसा कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि इंडिया इज़ अ रिलायबल पार्टनर एंड रशिया विल कीप सप्लाइंग ऑयल विदाउट इंटरप्शन। पुतिन ऑल्सो क्रिटिसाइज वेस्ट फॉर प्रेशरिंग इंडिया और एनर्जी नीड्स।
स्वाभाविक सी बात है कि 140 करोड़ का देश है, तो अगर सिर्फ डिफेंस की बात की जाए तो एक अच्छी भली एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जब आप 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उनकी एनर्जी यानी ऊर्जा आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी वेस्ट यानी पश्चिम के जो देश हैं, वो चाहे जितना दबाव बनाना चाहें, लेकिन भारत के जो कुछ टेक हैं, भारत के जो कुछ निर्णय हैं, वो भारत के ही होने चाहिए। वो किसी से प्रभावित होकर या किसी के दबाव में आकर नहीं होने चाहिए। और पुतिन ने इस बात की पैरवी की। और बाकी फिर वो बात की, जब अमेरिका कच्चा तेल खरीद सकता है रूस से, तो भारत क्यों नहीं? फिर इसमें टैरिफ, भारत ने ये साबित किया कि इसमें टैरिफ कोई बाधा नहीं है। और सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, भारत ने यूएसए से सेमीकंडक्टर्स खरीदे, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, यूएई से लॉजिस्टिक्स, और यूरोप का जो पूरा ट्रेड रूट है वो फॉलो किया। लेकिन इतना करने के बावजूद जो उसकी जवाबदेही है, यानी जो भारत की बतौर देश, बतौर सरकार जवाबदेही है, वो 140 करोड़ लोगों के प्रति ही है। दुनिया के किसी महाशक्ति, दुनिया के किसी ताकतवर देश या दुनिया के किसी दबाव बनाने वाले देश के को जवाबदेही नहीं है। इसके बाद एक और बात जो पिछले, अगर हम 2024-2025 को अकाउंट के तौर पर लें, चाहे वो एससीओ समिट रही हो या ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, कि भारत एक ऐसा देश जो सिर्फ नेगोशिएट नहीं कर रहा, जो सिर्फ किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा, वो पूरी तरह नेगोशिएट करने की स्टेट में है। तो एक और जानकारी है कि जब आप रशिया के किसी घर की तरफ गौर से देखते हैं या उनके घर की तरफ गौर फरमाते हैं, तो उनके रशिया के घरों में किसी कोने में या जो ज़रूरी सामान की लिस्ट है, उसमें आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बराबर दिख जाएंगे, किसी अलमारी में, किसी ड्रॉर में, कहीं भी, किसी भी कोने में। तो ये जो पुतिन का दौरा था, पुतिन का भारत दौरा, ये रशिया के उस कंज्यूमर मार्केट में अपना प्रभाव बनाने के लिहाज से बेहद ज़रूरी दौरा था। क्योंकि चीन ने जिस तरह दुनिया के तमाम देशों के बाज़ार को कैप्चर किया है, या दुनिया के तमाम बाज़ारों में, तमाम देशों के बाज़ारों में जिस तरह चीन के उत्पाद बेहद बहुधा में हैं, ठीक उस तरह भारत भी लगभग उसी कोशिश में है। तो उसी कोशिश की तरफ एक प्रयास कि रशिया के हाउस होल्ड्स में, रशिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके, उस दिशा में पुतिन का ये दौरा एक की रोल प्ले करेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लगभग $69 बिलियन का, लगभग $69 बिलियन का इंडिया और रशिया का इस समय ट्रेड है। इस दौरे के बाद वो भी बढ़ना ही है, चाहे वो इंडियन इंजीनियरिंग सेक्टर हो, फार्मा हो, केमिकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इसके अलावा भी ये जो इंडिया रशिया की पार्टनरशिप है, ये नए ट्रेड रूट शेप करेगी, नए फर्टिलाइज़र कॉरिडोर्स पैदा होंगे, नए पेमेंट सिस्टम भी बनने की उम्मीद है। और ये जो पूरा एक एनर्जी ऑर्डर है, जो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने का ऑर्डर है, वो भी वेस्ट के नियंत्रण से बाहर आएगा। यानी भारत पूरी तरह वेस्ट के नियंत्रण में नहीं रहेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इन बातों का सार यही है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कहा गया था, या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इंडिया एकदम आइसोलेटेड है, इंडिया के साथ दुनिया का कोई देश नहीं है। तो मुझे लगता है कि दुनिया को ये समझने की और हमारे देश के एक वर्ग को ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया अलगाव में नहीं है, या इंडिया अलग थलग नहीं पड़ा है। शायद इसे ही एक्ट ऑफ बैलेंसिंग कहा जाता है, सभी के साथ संतुलन बनाकर चलने की स्थिति कही जाती है। तो भारत अब एक सिर्फ फॉलोअर नहीं है, अपने आप में एक फोर्स है, और एक ऐसा देश जो मॉस्को से नेगोशिएट करता है, वॉशिंगटन को पीछे छोड़े बिना, जो एक ऐसा देश भारत जो गल्फ़
के देशों के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ यानी खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्ते बरकरार रखता है, यूरोप से रिश्ते खराब किए बिना। इसके बाद हर मौके, हर संभव मौके पर, हर ज़रूरी मौके पर चीन जैसे देश की आलोचना करता है, उसे कन्फ्रंट करता है उसकी गलतियों के लिए, और बिना किसी वैश्विक दबाव के। तो कई मायने में पुतिन का भारत दौरा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत की इकॉनमी के लिए और भारत के तमाम सेक्टर्स के लिए। तो विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अगले अनकट में इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।